लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के कब्ज़े में रहते हुए भी किस सवाल का जवाब देना और किसका नहीं देना है, ये एक जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, ये सारे लोग होते हैं, शायद इनसे बेहतर कोई नहीं हमें बता सकता। तो दूसरे देश में हैं, कब्ज़े में हैं, दुश्मनों के पास हैं, उसके बाद भी किस सवाल का जवाब देना नहीं देना पूरी बहादुरी के साथ सामना किया। हाँ, हम लोगों ने अपना फ़र्ज़ शायद सही से नहीं निभाया, क्योंकि एक तरह से ये मजाक भी बना हुआ है कि पूछा जा रहा है विंग कमांडर अभिनंदन से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी फैमिली कहाँ है, और वो कहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, हालांकि मैं भी उन्हीं में से एक आता हूँ, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इनकी फैमिली है, इनके फादर ये हैं, इनकी मदर ये हैं, ये करते हैं। तो किस मिशन पे आप आए थे, हम बता रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, और हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या करने के लिए गए थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन वो जो तस्वीरें थी कल, बहुत सारे, लगभग हर हिंदुस्तानी को बेचैन कर गई थी, और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो दिखाई गई, दिन भर ये जो चला, तो बड़ा अफसोसनाक था। आज जो आपके साथ मैं आया हूँ इसलिए कि बाकी चीज़ें तो कुछ है नहीं, क्योंकि कहानी का अभी मुझे लगता नहीं है, कल परसों से शुरू करते हैं। अभी टेंशन तनाव है तो कहीं इंडिया पाकिस्तान और ख़ासतौर पे पायलट की बात करते हैं। तो एक चीज़ थी कि कल से एक आवाज़ उठ रही थी कि हमारे जो पायलट हैं, आप उसको बंद करके नहीं रख सकते, आपको छोड़ना होगा, देना होगा। और बीच में आपने एक जिक्र सुना होगा, लगातार हो रहा था कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम बात तो करते हैं जिनेवा कन्वेंशन की, लेकिन ये है क्या, इससे पहले ऐसा कब हुआ, तो ये सारी चीज़ें, और कल कैसे रिहाई होगी, उसका प्रोसीजर क्या है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो इतनी जानकारी आपको है कि जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने हमारे एलओसी में घुसपैठ की थी, आज शाम को हमारे तीनों जो फोर्सेस हैं उनके अफसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एलओसी में घुसकर हमारे जो आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया और उसके बाद उनको खदेड़ दिया और वो भाग गए। और इन सारी चीज़ों में एक पाकिस्तान का जो है F-16 हमने गिराया, लेकिन उसका मलबा जो है वो एलओसी के उस तरफ गिरा, मतलब उनकी टेरिटरी में। और इसी दौरान में उनका पीछा करते हुए उनको भगाते वक्त हमारा एक MiG-21, जिसके विंग कमांडर जो पायलट थे अभिनंदन, वो चला रहे थे, और वो उस इंगेजमेंट में आपस जो डॉग फाइट जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से वो एक क्रैश टाइप का हुआ, और फिर पैराशूट से वो नीचे उतरे। और जब वो नीचे उतरे तो जो पहला सवाल पूछा, ये पाकिस्तानी मीडिया में कल दिन भर चला है, जब कैप्टन अभिनंदन नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे कुछ लोकल कश्मीरी थे, और ये बिल्कुल एलओसी के बिल्कुल बहुत नज़दीक मुजफ्फराबाद के आसपास की बात है। तो मौसम एक जैसा होता है, एटमॉस्फेयर एक जैसा है वहाँ का, वादियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे भी एक जैसे, लोग भी एक जैसे, कपड़ा भी एक जैसा, तो कन्फ्यूज़न हो जाता। तो जब उतरे तो कुछ लोग दिखाई दिए, तो पहली जो चीज़ पूछी अपने पायलट ने वो ये था कि ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान। तो कुछ लोगों ने फिर वो जब समझ में नहीं आया तो फिर बताया कि ये पाकिस्तान है, पीओके में है। तब उन्हें फिर ख़तरे का एहसास हुआ। इस दौरान में फिर चूँकि अब इंडियन एयरफोर्स की वर्दी थी, और जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं वो लोग बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं फोर्सेस को, क्योंकि उनका डेली का आमना सामना होता है, क्रॉस फायरिंग होती है, सीज फायर होता है। तो उसके बाद वही कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें एक नदी के पास कुछ लोकल लोगों ने पीटा भी। बाद में फिर पाकिस्तानी आर्मी आती है, वो खैर थैंक्स भी बोला था विंग कमांडर ने पाकिस्तानी आर्मी को, वो बचा कर ले गई। तब भी चेहरा पूरी तरह से ज़ख्मी था, और वही सारी तस्वीरें चीज़ें सामने आई थी। तो इसके बाद इस विंग कमांडर की गिरफ्तारी की पहली खबर जो आती है वो पाकिस्तानी जो मेजर जनरल गफूर रशीद, वो एक मीडिया को ब्रीफ करते हैं, और वो बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे, हालांकि तब उन्होंने 2 पायलट के बारे में बात की, शाम को फिर कहा 1 ही पायलट। तो उनके ज़रिए खबर आती है, और फिर बाकायदा पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को तस्वीरें जारी की जाती हैं, वीडियो जिसमें गिरफ्तारी, वो नाम बताते हैं, सर्विस नंबर बताते हैं अपना, इंडियन एयरफोर्स से ये बताते हैं। और उसके बाद फिर शाम तक हमारी जो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि हाँ, हमारा एक मिग जो है वो इसी ऑपरेशन में क्रैश कर गया, और 1 पायलट मिसिंग है, तो शायद ये वही पायलट है। तो वो कंफर्म हो गया था कि हमारे पायलट यही हैं जो पाकिस्तान के कब्ज़े में। उसके बाद से अब इसको लेके तमाम एक और तनाव का माहौल तो वैसे ही था, तनाव और बढ़ गया कि अब एक तो तस्वीरें जारी की, हालांकि इस तरह से तस्वीरें जारी करना ठीक नहीं था। आप ज़ख्मी, लहूलुहान और अपने कब्ज़े में लेकर आप सवाल जवाब कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो ये आप अपने लेवल पे पूछ सकते हैं, लेकिन पब्लिकली इस तरह से आप ह्यूमिलेट करके या मीडिया को जारी करना, ये एक तरह से जिनेवा कन्वेंशन के तहत ये भी गलत है। लेकिन ये पाकिस्तान ने खैर किया। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ और फ़ायदा हुआ, वो ये कि पाकिस्तान ने जैसे ये तस्वीरें जारी की और सारे मीडिया के ज़रिए,
तो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि जो हमारा पायलट मिसिंग है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कब्ज़े में है और ज़िंदा और सही सलामत है। अब जाहिर सी बात, इसके बाद आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसकी वजह ये है कि एक तो ऑफिशियली ये कोई वॉर अभी नहीं है, आप इसको वॉर की कैटेगरी में रख नहीं सकते हैं, और अब आपने दिखा दिया तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट में या फिर MiG-21 क्रैश करने की वजह से डेथ हुई, तो वो भी आप नहीं बच सकते थे। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान ने ये दिखाने के बाद ही ये तय हो गया था कि पाकिस्तान इस पायलट को वापस करना है उसको, और उसके बाद वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि फिर इसका अंजाम बुरा होता, इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंडिया की तरफ से भी। तो वही हुआ, आज दोपहर से बात हो रही थी कि भेजना है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाकायदा चेतावनी दी कि खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। तो पहली बार फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के दोपहर को एक पाकिस्तान चैनल को फ़ोन करके कहा था, फ़ोनो जो दिया तो बताया था कि हम रिहाई की सोच रहे हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो वो एक अजीब सी चीज़ थी। लेकिन उसके 2.5 घंटे के बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इमरान खान ने बाकायदा कहा कि हमारे पास एक इंडियन पायलट है और हम उसको कल रिहा कर देंगे। तो ये तो पूरी ये खबर हो गई। अब 2 चीज़ें यहाँ पर, एक इस तरह के जब आप एक दूसरे मुल्क में एयरफोर्स हो या फिर सेना हो या थल सेना हो, कोई अफसर या कोई ऐसा आप गिरफ्तार हो जाता है या पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या रवैया होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई कि जो युद्ध बंदी है, प्रिजनर वॉर है, उनके साथ बड़ा गलत सलूक किया जाता है हर मुल्क में। जिस मुल्क के को पकड़ा गया कोई दूसरे मुल्क का सिपाही तो उसको ले आके मार देते थे या उसके साथ बहुत टॉर्चर करते थे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ें बहुत सामने आई, दुनिया भर में शिकायतें आनी शुरू हुई कि युद्ध बंदी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। राजाओं रजवाड़ों के ज़माने में भी ये होता था, आपने बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे कि एक फ़ौजी के साथ फ़ौजी जैसा ही सलूक होना चाहिए। तो ये उस ज़माने में था कि एक राजा के साथ एक राजा जैसा ही सलूक होना चाहिए, चाहे वो राजा जंग हार गया हो और युद्धबंदी हो। तो इसी के बाद फिर 1949 में जिनेवा कन्वेंशन में इसके ऊपर पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और उसमें क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है उसको लेके मसौदा तैयार किया गया और फिर पूरी दुनिया ने इस एग्रीमेंट को, इस कन्वेंशन को जिनेवा के एक्सेप्ट किया, जिसमें हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, बाकी दुनिया के सारे मुल्क हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल सा एक ये था कि इस तरह के माहौल में, इस तरह के हालात में, जंग में या जंग जैसे हालात में अगर कोई सैनिक पकड़ा जाता है आपके अपने बॉर्डर के अंदर, तो एक तो उसको आप प्रिजनर ऑफ वॉर कहेंगे, POW जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके साथ आप जो जो सलूक नहीं करेंगे वो ख़ास तौर पे मेंशन है। एक, अगर कोई इस तरह से फ़ौजी पकड़ा जाता है तो आप उसके ऊपर अपने देश में मुकदमा नहीं चला सकते, एकदम ये क्लियर कट है किसी भी ऑफेंस के लिए, क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो पहली चीज़, आप मुकदमा नहीं चलाएंगे। दूसरा, आप उसको टॉर्चर नहीं करेंगे। जब तक आपके पास है आप उसको अच्छे से रखेंगे, उसकी तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, खाना है, पीना है, मेडिकल है, कपड़े हैं, वो आप उसको देंगे, रहने के लिए कमरा देंगे, बिस्तर देंगे, बेड देंगे। मतलब एक सभ्य इंसान की तरह, जो मतलब उसके आप किसी क्रिमिनल या उस टाइप से आप उसके साथ डील नहीं करेंगे, क्योंकि वो वॉर ऑफ प्रिजनर है और उसके ऊपर मुकदमा चलाना नहीं है। और शर्तों के मुताबिक 8 दिन के अंदर अंदर आपको एक तो उसकी सूचना जिस मुल्क से वो आता है उस मुल्क को देना है, अपने डिप्लोमेटिक या जिस भी चैनल से आप देते हैं, और दूसरा 8 दिन के अंदर अंदर आपको उसको रिहा करना ज़रूरी है। इससे पहले भी हो चुका है, हमारे एक ऐसे ही पायलट को पाकिस्तान ने रिहा किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इनके साथ कोई जुल्म, कोई ज़्यादती, कोई मुकदमा, कोई टॉर्चर, कोई मारपीट, इवन पब्लिक ह्यूमिलेट नहीं करेंगे। ये भी हालांकि उसमें कि आप पब्लिकली इसके वीडियो और इस तरह के ऑडियो आप जारी करके उसको शर्मिंदा नहीं करेंगे, जिसका वायलेशन पाकिस्तान ने किया वीडियो जारी करके। दूसरा, उसके साथ आप एक अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करेंगे। ये सारी चीज़ें इस जिनेवा कन्वेंशन एक्ट में है, जिसका हर मुल्क पालन करता है। लेकिन कई बार अंदर की बात ये होती है कि टॉर्चर की खबरें अक्सर आती हैं POW के साथ। जब भी कोई पकड़ा जाता है वो उसको, अच्छा उसमें भी बड़े अजीब अजीब टेक्निक है कि आप टॉर्चर भी ऐसा करते हैं कि आपके जिस्म पे ज़ख्म के निशान ना दिखाई दें। बहुत तरीके के टॉर्चर होते हैं, कभी मैं आपको पूरा टॉर्चर पे 1 घंटे की कहानी सुना सकता हूँ अलग अलग। तो उसमें ऐसा भी होता है कि आपके हाथ पैर सब सही सलामत हो, चेहरा सही सलामत हो, कहीं पे बॉडी पे कोई मार्क ना हो, लेकिन फिर भी टॉर्चर हो जाता है। उसके कई तरीके हैं, तो लोग करते हैं, अक्सर कई मुल्क ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये तो हो गई ये सारी चीज़ें। अब सवाल ये है कि आप एक वॉर ऑफ प्रिजनर को लौटाते कैसे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी विंग कमांडर अभिनंदन की बात करता हूँ। आज इमरान खान ने कह दिया, अब इस वक्त जो विंग कमांडर हमारे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के कब्ज़े में हैं
और जो आखिरी खबर है, थोड़ी देर पहले मैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देख कर आ रहा हूँ सारा, उसमें यह है कि मुजफ्फराबाद के पास एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, चूँकि आँख के नीचे और बहुत सारी जगहों पे चेहरे पे बहुत चोट आई थी। तो कल ही ले जाया गया था। ये सारी इंटरव्यू और मीडिया को उन्होंने जो जिस तरीके से दिखाया, उसके बाद हॉस्पिटल में, तो इस वक्त मुजफ्फराबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कल ये पाकिस्तान सरकार का जो फैसला है ये आर्मी के पास पहुँचेगा, फिर आर्मी इसके ऊपर रिलीज़ ऑर्डर जारी करेगी और इनका पाकिस्तान का एक अपना ICPR विंग है, उनको सौंपा जाएगा। ICPR फिर इनको, अब जाहिर सी बात है कि सीधे वो खुद लेकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे सुपुर्द नहीं करती, इसमें एक नोडल एजेंसी होती है और हर मुल्क में ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे प्रिजनर ऑफ वार की रिहाई के लिए जो मेन काम करता है वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। तो पाकिस्तान में भी है। तो कल पाकिस्तानी सेना जो भी उनका वक्त उन्होंने तय किया होगा, उस वक्त के हिसाब से विंग कमांडर अभिनंदन को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले करेंगे। सारे उनके जो कागजात, उनसे जो बरामदगी हुई है, वो सारी चीज़ें उनको सौंपेंगे और इसके बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे, वो विंग कमांडर को लेकर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होंगे और हिंदुस्तानी अथॉरिटी को वो सौंपेंगे। अब हिंदुस्तानी अथॉरिटी में जाहिर सी बात है एयरफोर्स में हैं, तो एयरफोर्स के लोगों को सौंपा जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि उनको हिंदुस्तान किस तरह से या किस रास्ते से लाया जाएगा। एक, मुजफ्फराबाद में जहाँ पे ये इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, वहाँ से एक बहुत ही करीब बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, जिसका नाम है चकोटी। तो अगर वो चकोटी से भेज देते हैं तो बहुत नज़दीक है, बहुत कम वक्त लगेगा और वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर चकोटी बॉर्डर से नहीं भेजने का फ़ैसला होता और ये होता है कि फिर दूसरा है वाघा बॉर्डर, तो वाघा बॉर्डर के लिए फिर मुजफ्फराबाद से पहले विंग कमांडर को लेकर रावलपिंडी जाना होगा, रावलपिंडी से फिर लाहौर जाना होगा और लाहौर से वाघा बॉर्डर पर इंडियन अथॉरिटी को सौंपना होगा। तो अब ये कौन सा बॉर्डर किस रास्ते से लाना है ये कल फैसला होगा, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं हम लोग कि कल शाम तक हमारे पायलट हिंदुस्तान लौट चुके होंगे और जाहिर सी बात आने के बाद पहले एयरफोर्स जो है वो ज़रूरी उनसे बातचीत करेगी कि उनके साथ कैसा सलूक हुआ, कैसा बर्ताव किया गया, क्या क्या कुछ हुआ। तो वो सारी चीज़ें एक ये रूटीन होता है। लेकिन ये इस पूरे जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच में एक अच्छी खबर आई कि चलो कम से कम हमारे पायलट को वापस भेजा जा रहा है और हालांकि पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो पीस के लिए कर रहे हैं, अमन के लिए वापसी कर रहे हैं। तो अब देखिए आगे बाकी सरकार के लेवल पे बातचीत होती है। जाहिर सी बात है कि इंडिया का एक ही स्टैंड है, वो हम लोगों का ये है कि आप टेररिज्म को अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना करने दो। आप जितने भी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं आप उनको ख़त्म करें। जो हमारे गुनहगार हैं, चाहे वो मसूद अज़हर हो, हाफिज़ सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो या फिर आपका सैयद सलाउद्दीन हो, आप इनको कटघरे में खड़ा करें, इन्हें सज़ा दें और दोबारा पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर करें, इसको आप इंश्योर करें कि ऐसा ना हो। तो अगर ऐसी कार्रवाई, और इसके लिए पुलवामा अटैक का डोजियर भी हमने कल दे दिया पाकिस्तान को। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहाँ पे पार्लियामेंट में कहा भी कि हमें डोजियर मिल चुके हैं, जो सबूत हैं वो अलग अलग सबूत है। अब उस सबूत के ऊपर देखना यह है कि इमरान खान क्या स्टैंड लेते हैं। गेंद एक्चुअली अब इमरान खान के पाले में है। अगर पुलवामा अटैक से जुड़े हुए सबूत पुख्ता हैं और इमरान खान उस पर एक्शन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हालात बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे और इंडिया पाकिस्तान में शायद पीस हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ दिखावा होगा, जैसे पहले भी हमने डोजियर दिया है, चाहे मुंबई अटैक हो, चाहे आपका पठानकोट हो, उरी हो, तो उस पर तो आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं। अब उम्मीद ये करते हैं कि नई सरकार है, इमरान खान एक घाघ नेता की बजाय एक खिलाड़ी के तौर पे ज़्यादा जाने जाते हैं, तो शायद वो कुछ बदलाव करें, इस डोजियर पे वो एक्शन लें। और एक्शन लेते हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे और फिर सब कुछ शायद तनाव दूर हो। लेकिन फ़िलहाल ये है कि दोनों मुल्कों में तनाव लगातार बना हुआ था, लेकिन आज शाम से थोड़ा इसमें एक रिलीज़ हुआ है टेंशन में, और उसकी वजह शायद यही है कि हमारे जो पायलट हैं, जिनके लिए पूरे देश दुआ कर रहा था, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों को देख के बाद जो सारे जज्बात जागे थे, तो जाहिर सी बात है उससे हर एक दुखी था। तो कल वापसी है, तो इसलिए एक अच्छी खबर ये है। तो इसलिए मैंने कहा कोशिश करूँ कि आपको जिनेवा कन्वेंशन और ये सारी चीज़ें बता दूँ। आज थोड़ा वक्त कम है तो कुछ सवाल मैं आसिम से कहूँगा, लेकिन आसिम पालिश वो मत करना भेदभाव और ईमानदारी से सवाल लेना। सर शाहनवाज जी हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या दोनों मुल्कों की आवाम के बीच में इस तरीके के माहौल से को बिगाड़ने के लिए मीडिया जिम्मेदार है या वहाँ के पॉलिटिशियन जिम्मेदार है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, मुझे फंसाने वाला, लेकिन मैं सच बताता हूँ कि देखिए पॉलिटिशियन का अपना काम होता है, पॉलिटिक्स, इलेक्शन, चुनाव, सरकार, वो समझ में आती है, तो वो उसको साइड रख दीजिए। आम लोग हमेशा चाहते हैं खुशी, तरक्की, सुकून, पीस, तो उनके साथ कोई इसमें शक ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि मीडिया को जिस तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए,
जब माहौल गर्म होता है, जब इस तरह के हालात होते हैं, तो मीडिया का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो संभल कर और हर चीज़ ऐसे करे कि जिससे आप तनाव और टेंशन कम हो। मीडिया को खुद ही एक तरह से एक्टिविस्ट या मीडिया को खुद ही एक तरह से जंग के लिए तैयार करना या फिर भड़काना, वो रोल प्ले नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान, एक बड़ा तबका मीडिया का वही काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए था। सर, नीतीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं बोल रहा है कि अजहर महमूद उसके कब्जे में है और वो आतंकवादी है, उसको भी अभी साफ करके क्यों बुलाया? देखिए, पाकिस्तान में यही एक चीज़ है कि पाकिस्तान, चाहे वो मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, इन लोगों को वो टेररिस्ट की नज़र से देखता ही नहीं है। और यही बात है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। जबकि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर वो इतना बड़ा मानते हैं इन लोगों को, तो अभी चुनाव में पिछले साल जिसके बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने, उसी चुनाव में ये हाफिज़ सईद लगभग 272 सीटों पे खड़ा हुआ और लगभग हर सीट पे ज़मानत जब्त हो गई। तो जब पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता ने नकार दिया, तो पाकिस्तान सरकार को सबक लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में अगर ऐसी सी राय, तो इनको उसके किए की सज़ा देनी चाहिए। और पता नहीं पाकिस्तान क्यों नहीं करती, और यही वजह है कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल ऐसे लोग टेररिज्म के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। सर, निशांत सिंह पूछ रहे हैं कि कंधार हाईजैकिंग में जिसको रिहा किया गया था वो तो सर्टिफाइड टेररिस्ट ही है, फिर उसे यूएन में क्यों बचाते हैं लोग? मसूद अजहर की आप बात कर रहे हैं। जब मसूद अजहर को रिहा किया गया था कंधार हाईजैकिंग 1999 31 दिसंबर को, तब वो टेररिस्ट की कैटेगरी में नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, आज भी यूएन की इस लिस्ट में मसूद अजहर को घोषित टेररिस्ट नहीं कहा गया है। हमने बहुत बार कोशिश की, चीन अड़ंगा डाल देता है, जबकि हाफिज़ सईद है, $10 मिलियन इनाम है उसके उसर पे, लेकिन मसूद अजहर यूएन की तरफ से डिक्लेयर टेररिस्ट नहीं है हाफिज़ सईद की तरह। लेकिन एक अजीब चीज़ है कि मसूद अजहर नहीं है, लेकिन जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद, वो यूएन में लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप की सूची में आता है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप ऑर्गेनाइजेशन तो टेररिस्ट है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है, जो हेड है, वो टेररिस्ट नहीं है। ये एक अजीब, यूएन का भी पता नहीं इसमें क्या रोल रहा है। अब दोबारा कोशिश हो रही है, देखिए अब शायद उम्मीद यही है कि ये भी हाफिज़ सईद की तरह एक ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। सर, राजेश खन्ना जी बोल रहे हैं कि हम डोजियर देते हैं, पाकिस्तान फिर आतंकवाद फैलाता है, हम फिर डोजियर देते हैं, फिर आतंकवाद फैलाता है, आखिर कब तक चलेगा? हाँ, इत्तेफाक से आज ही यही वारदात भी मैं बना कर आ रहा हूँ कि डोजियर इतने हम दे चुके हैं कि पाकिस्तानी सरकार की अगर अपनी अलग से अलमारियाँ होंगी तो भर गई होंगी। चाहे वो मुंबई अटैक वाली हो, आपका पठानकोट हो, उरी हो, ये पुलवामा का भी गया है। लेकिन डोजियर लेकर कभी उन्होंने जिस तरीके से काम करना चाहिए कभी किया नहीं। अब इमरान खान लगातार 2 बार उन्होंने जो पाकिस्तान में टीवी चैनल पर आकर उन्होंने यही कहा कि हमें पुलवामा अटैक से जुड़े हुए अगर आप सबूत देते हैं तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। अब सबूत कल पहुंच गया है, आज उन्होंने मान लिया कि हमें सबूत मिल गए हैं। अब देखना ये है कि उस सबूत को पाकिस्तान कितना अपनाता है, कितना नकारता है, और अगर वो सबूत उनके हिसाब से सही है तो फिर क्या एक्शन लेता है। क्योंकि इस बार माहौल थोड़ा और हालात दूसरे हैं। आप उस डोजियर को अलमारी में बंद करके नहीं रख सकते। आपके पास अगर सबूत दिया गया है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अब इंतज़ार यही है कि पाकिस्तान क्या इस पर स्टैंड लेता है। सर, टेक रुपेश हैं, वो बोल रहे हैं क्या पायलट को फिर से जॉब मिलेगी या रिटायर कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। 99 या जब वो हमने इससे पहले जो पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा था उसके बाद वापस किया था, वो आज भी सर्विस में है और विंग कमांडर अभिनंदन आएंगे और पूरे शान के साथ नौकरी करेंगे, वैसे ही मिग उड़ाएंगे जैसे वो कल सुबह तक उड़ा रहे थे। सर, P4 करके अकाउंट है, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या वॉर ही एक सोल्यूशन है? अब तो हमारा कमांडर भी वापस आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में भारत को भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। देखिए, वॉर सोल्यूशन है, इसके मैं पर्सनली बड़ा शुरू से मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ। उसका बड़ा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि हम 3 जंग लड़ चुके हैं पाकिस्तान से, तीनों पे हम भारी पड़े, तीनों में हमने हराया, बहुत बुरी तरह हराया। बांग्लादेश वाले में तो करीब 93,000 पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करवाया, ये रिकॉर्ड है दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन मसले का हल हो गया 47 से। आप 48 में कश्मीर हमारे साथ जुड़ा था 47 में, तो अब इतने साल हो गए, नहीं हुआ। तो जंग मसले का हल कभी नहीं होता है। तो फिर हल क्या है? अब वही वाली बात आ जाती है। तो देखिए, इसमें बेसिक एक चीज़ ये आती है कि इसकी जड़ में अगर हम जाएँ, जिस दिन पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल टेररिस्टों को देने से मना कर दे, उस दिन से यह हल हो सकता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि एक साथ हम आज़ाद हुए, आज पाकिस्तान डेवलपमेंट में, बाकी चीज़ों में कितना पीछे है, इंडिया कितना आगे है। तो उसकी वजह यह है कि इंडिया में एक तरह से पीस रहा है। इंडिया में एजुकेशन के मामले में आप ले लीजिए, बहुत आगे रहा है। तो जब एजुकेशन है, पीस है, तो फिर आप तरक्की के मामले में भी आगे जाएंगे। पाकिस्तान यहीं पे मार खा जाता है। तो जब तक वो अपने टेररिस्ट ग्रुप और ये कट्टरपंथी और ये सारी चीज़ों में उलझा रहेगा,
तो वो खुद तो डिस्टर्ब हो गए। जैसे इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में 70,000 पाकिस्तानी मारे गए, टेररिज्म के शिकार हुए। तो जब आप टेररिज्म की फसल बोएंगे तो काटेंगे भी तो आप वही। तो पहले अगर आप ही अपने घर को दुरुस्त कर लीजिए तो हमारे यहाँ भी फिर और ज़्यादा पीस हो जाएगा। सर नीलेंद्र जी बोल रहे हैं कि अभिनंदन जी को अगर वहाँ पे टॉर्चर किया गया होगा तो भारत इस पर क्या कार्रवाई कर सकता है? अब ये देखिए, अभी लौटे नहीं हैं, कल लौट आने दीजिए, जाहिर सी बात है एयरफोर्स डिटेल में बात करेगी, जो उनके ऑफिसर हैं वो बात करेंगे, और अगर वो ऑफिशियली ये सारी चीज़ें कहते हैं तो उसका कड़ा विरोध भी होगा और भारत सरकार बाकायदा इस पर जो भी स्टैंड लेना होगा वो लेगी। सर मुकेश यादव जी बोल रहे हैं क्यों 2 दिन से मसूद अजहर के ऊपर पाकिस्तान ने कोई भी बयान नहीं दिया है, जबकि उसके खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मसूद अजहर के बारे में आपको बताऊं कि जब ये पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, उस दिन मसूद अजहर रावलपिंडी के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था। और जो रावलपिंडी का मिलिट्री हॉस्पिटल है, कायदे से ये उन लोगों के लिए है जो मिलिट्री से जुड़े हों, चाहे पाक आर्मी के हों, पाक एयरफोर्स के हों, पाक नेवी के हों, और उनकी फैमिली के लिए। लेकिन मसूद अजहर का ख़ानदान का दूर दूर तक कोई है नहीं आर्मी में, तो उसका एक तो वहाँ होना अपने आप में अजीब बात है। और VVIP ट्रीटमेंट चल रहा था। जैसे ही ये खबर आई पुलवामा अटैक की, उसी दिन 14 फरवरी की रात को ही कहते हैं कि वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया गया था उस मिलिट्री हॉस्पिटल से, और उसको एक बहुत ही ख़ास जगह पे ले जाया गया जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया, और ISI के लोग जो हैं उसके प्रोटेक्शन में है, और अब भी वो उन्हीं के प्रोटेक्शन में है। सर आयुष चंद्रा जी बोल रहे हैं क्या पाकिस्तान दोस्ती का नकाब पहन के हमले की तैयारी करता है भारत पे लगातार? कि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब इस बारे में पुख्ता तौर पे कुछ कहना अजीब सा होगा, लेकिन हाँ, एक तरफ आप बातचीत करने की बात करें, हमेशा भरोसा दिलाएं, और दूसरी तरफ फिर आप सीज़ फायर करें, LOC पे आप गोलीबारी करें। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिर्फ आज में 35 बार, या कल से लेकर आज तक 35 बार सीज़ फायर का वायलेशन हो चुका है। तो वो चीज़ें नहीं, असल में इसकी एक वजह ये भी कि एक तरफ पाकिस्तान की सरकार है, इमरान खान, एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज है बाजवा साहब के अंडर में, एक तरफ ISI है उनकी खुफिया एजेंसी, और एक तरफ ये सारे संगठन हैं जो आतंकवादी। तो एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ करता है, तीसरा बंदूक कहीं और घुमा देता है। तो जब आपस में एक नहीं है तो फिर कोई एक एश्योरेंस आपको दे भी कि अच्छा पीस करते हैं, बात करते हैं, तो उसका हल क्या, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कुछ ज़ुबान दे रहे हो, दूसरा कुछ अपनी राग अपना रहा है, तीसरा कोई अपना राग अलाप रहा है। यही प्रॉब्लम आ रही है। सर एक सवाल अंकित जी का कि सर हम बस लेके लाहौर गए तो हमला हो गया कारगिल पे, समझौता एक्सप्रेस हो या फिर नवाज शरीफ से मोदी जी मिलने का, हर बार धोखा मिलता है। इमरान खान से उम्मीद थी, उन्होंने भी धोखा। मुझे पता नहीं क्यों आप शायद मुझसे असहमत हों, एग्री ना हो, पर मैं अभी भी उम्मीद से हूँ कि जितने पॉलिटिशियन पाकिस्तान में हुए हैं, चूँकि इमरान खान एक क्रिकेटर है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है, और क्रिकेटर जो खिलाड़ी हैं मुझे लगता है कि वो थोड़े अलग होते हैं। तो मैं अब भी नाउम्मीद पूरी तरह से मेरे टूटा नहीं है, और मुझे लगता है कि जो बाकी के पिछले पॉलिटिशियन ने सब ने किया है, शायद वो उन गलतियों को ना दोहराए। मौका अब भी है, और या तो फिर दूसरा अगर अब वो नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि जैसे एक प्लेयर जैसे महेंद्र सिंह धोनी अचानक ऑस्ट्रेलिया में ऐलान कर देते कि अब मैं कैप्टनशिप नहीं करूँगा, टेस्ट नहीं खेलूँगा, दोनों चीज़ छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो वनडे खेल रहे होते हैं, फिर एक दिन अचानक वनडे की भी कैप्टनशिप का ऐलान कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब मुझसे शायद नहीं होगा, ये जिम्मेदारी नहीं संभाली जाएगी, तो मैं एज ए विकेट कीपर और बैट्समैन ही ठीक हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान को ज़रा सा भी ये ऐसा लगता है तो उनको फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर उनके हाथ में पावर ही नहीं है, सब तो मिलिट्री करती है, और ये आतंकवादियों से उनके बस का नहीं है निपटना, तो फिर वो वाकई उनको फ़ौरन छोड़ के पॉलिटिक्स भी छोड़ देना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत बहुत ख़राब है, मुझे लगता है फिर PCB की तरफ जाएं और थोड़ा उधर देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे सुधारें, और जो उनका असल काम है। लेकिन यहाँ आकर अगर उनको जो उन्होंने वादा किया था कि हम पाकिस्तान को बदलेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, और यही डर रहा आतंकवाद की आप मदद करते रहें, मसूद अजहर को आप पनाह देते रहें, हाफिज़ सईद को आप गोद में बिठा के रखें, तो ये नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लोगों से उम्मीद है तो इस उम्मीद को तोड़े नहीं, बल्कि कुछ करें, और या फिर आप वापस किसी भी कोच या PCB चेयरमैन उधर जाकर वही क्रिकेट वाला काम करें। सर साकिब हसन है, ये बोल रहे हैं कि सर भारत पाकिस्तान के बीच में अभी समझौता हो जाता है, दोस्ती फिर से हो जाती है, और फिर कोई अटैक होता है, उस सिचुएशन में भारत क्या करें? तब भी वही हम घूम फिर कर आएंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पुलवामा से लेकर इससे पहले तमाम चीज़ें हुई। जब भी कश्मीर में ऐसा कुछ होगा, जाहिर सी बात है हमारा पहला शक पाकिस्तान पर जाएगा, और उसकी वजह यह है कि जब तक पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप रहेंगे, वहाँ टेरर कैंप चलेंगे, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे फलेंगे फूलेंगे, तो हम किसी और पे शक नहीं करेंगे, तो हमारा शक जाएगा, फिर हालात बिगड़ेंगे, फिर वही सारी चीज़ें होंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार अगर जड़ से टेररिज्म को उखाड़ दे पाकिस्तान अपनी ज़मीन से, तो मेरा मानना है 99% मसला हल हो जाएगा।
सर शैलेंद्र कुमार बोल रहे हैं क्या इसमें कोई थर्ड कंट्री या थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन हो सकता है, क्योंकि जब दोनों कंट्री सुलह के रास्ते पे होते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसे माहौल में जब चूँकि दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो बाकी जो वर्ल्ड है उनका भी इसमें चौंकना या उनका भी चिंता करना लाजमी है। जैसे आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने ही इसमें कहा था कि मुझे उम्मीद है कि दोनों के बीच जल्दी अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ये उन्होंने दिन में ही कहा था और शाम को ही आया कि पायलट की रिहाई हो गई। लेकिन हम लोग चूँकि ये हमारा इंटरनल मैटर है, चाहे वो कश्मीर हो या फिर यहाँ पे टेररिज्म के ऊपर तो हम ग्लोबली बात करते हैं, लेकिन अगर बात कश्मीर की आएगी कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे तो हमारा स्टैंड आज से नहीं शुरू से यही रहा कि हम इसके लिए तैयार नहीं। इसलिए कि तैयार तब हो जब हमारे मन में शक हो कि कश्मीर हमारा है नहीं। जब शक ही नहीं है, जैसे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, बिहार है, वैसे ही कश्मीर है, तो फिर हम तीसरी किसी भी मुल्क का, तीसरे कंट्री का दखल क्यों बर्दाश्त करें। सर गौरव शर्मा जी बोल रहे हैं अगर कल पाकिस्तान अपनी बात से मुकर जाता है और अभिनंदन को नहीं छोड़ता है तो फिर क्या कदम होना चाहिए, क्या सरहदी से धोखा दिया? गौरव साहब, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होगा, इसलिए कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का अगर ये बोलता है तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बोल के पलट जाएगा। इतनी तो हम लोगों को मतलब भरोसा रखना ही चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये इमरान खान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि इन ऐसी बातें करने के बाद पलटने का हश्र क्या होता है। तो ये ऐसा नहीं है, आप देखिएगा कल सब कुछ ठीक रहा तो विंग कमांडर अभिनंदन हिंदुस्तान में होंगे और आप हिंदुस्तान के हर चैनल पे उनकी तस्वीरें देख रहे होंगे, चाहे वाघा बॉर्डर से हो या चकोटी बॉर्डर से हो, और आप उनकी बातें भी सुनेंगे, उनकी तस्वीरें भी देखेंगे कल शाम तक। सर फहीम बेग जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने आके अपनी सफाई पेश करी कि हमें उनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए माहौल ऐसा है, लेकिन यकीन अगर जंग की मैंने बात की, जंग हल नहीं है तो फिर हल क्या है? तो फिर हल है बातचीत। लेकिन सिर्फ बातचीत से भी बात नहीं बनती है। बातचीत करने के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बनाने के लिए भरोसा देना पड़ता है। भरोसा दिलाने के लिए क्या करें? फिर पाकिस्तान से भरोसा हमें सिर्फ एक चीज़ पे चाहिए, वो है टेररिज्म। जो आपके 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है उनको ख़त्म करना, टेरर कैंप को ख़त्म करना। कश्मीर में जो आप आतंकवादी भेजते हैं, जो आप लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं सालों से, उसको बंद करना। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो भरोसा तभी होगा जब ये चीज़ें बंद हों। विशाल सिंह जी बोल रहे हैं क्या हम कॉम्बैट ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे अमेरिका ने लादेन को मारने के लिए? देखिए, करने को सब कर सकते हैं, लेकिन विशाल जी एक चीज़ याद रखिए कि ऐसे कॉम्बैट ऑपरेशन, ऐसे खुफिया ऑपरेशन ऐसे बता के या बोल के कोई भी एजेंसी नहीं करती। जब ऑपरेशन हो जाता है उसके कई वक्त के बाद आपको कहानियों की तरह पता चलता है कि तब ऐसा हुआ था, ऐसे गए थे। क्योंकि जो चीज़ सीक्रेट है, ऑपरेशन हमेशा जो है वो सीक्रेट ही होता है। तो खुल के किया जाए तो कैसे आप कर सकते हैं? सर विराट गोस्वामी बोल रहे हैं कि सर आप कश्मीर के हालात के बारे में और कश्मीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कश्मीर के हालात के बारे में मेरी अगर आप राय पूछें तो इधर हाल में एक चीज़ थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा दे गई है। वो ये कि अब तक कश्मीर में जो टेररिज्म थी या टेररिस्ट आते थे वो बॉर्डर पार से आते थे। इधर जो लोकल कश्मीरी हैं, ख़ासतौर पे जो यूथ है, बुरहान वानी से लेके आप अभी ये जो आदिल डार पुलवामा में जो सुसाइड बम्बर बना था कार में लेकर के, ये सब लोकल कश्मीरी हैं। तो इन लोगों को आकर अगर आपने ब्रेन वॉश बॉर्डर पार से यही जैश और सारे लश्कर जो कर रहे हैं, ये डेंजरस है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन सरहद पार से आए हुए आतंकवादियों को तो रोकना ही रोकना है। जो लोकल कश्मीरियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कश्मीर के नाम पे, जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि अगर वो एक बार उनका ब्रेन वॉश करते गए आप, तो बाहरी दुश्मन को पकड़ के मारना बड़ा आसान होता है। लेकिन घर के अंदर में ऐसे कौन से गली में, किस मकान में 4 भाई हों, उसमें से एक टेररिस्ट निकल गया, तो उनको एक एक करके ढूंढना, पकड़ना और फिर मारना, ये बड़ा मुश्किल होता है। इससे हालात बिगड़ते हैं। तो पहला काम यही कि टेररिस्ट जो है कश्मीर में लोकल इस चीज़ को फॉलो ना करें, उसके लिए हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान का इसमें इंटरफेरेंस बंद हो जाए तो फिर कश्मीर का मसला अपने आप हल हो जाएगा।